हाय फ्रेंड्स, तो माय नेम इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल मन की मुस्कान मोटिवेशन बाय एमबी। हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर को पूरा बेसिकली रिवाइज ही हमने पूरा समझा था। एससीएमपी के चैप्टर को, पहले चैप्टर को, उसके अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, उसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको एक बार इन्हें फटाफट करवा देती हूँ। और क्वेश्चन को मैं बाय लाइन नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको इसका एक पूरा ओवरव्यू देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इसमें एक WDG है, वो इसमें WDG एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। ठीक है, एक 80% ओन करती है और रिमेनिंग 20% नॉन फैमिली शेयर होल्डर ओन करते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाते हैं। ठीक है, अभी चाहते हैं कि हम पेपर ट्यूब मार्केट भी ज्वाइन कर लें। क्या ज्वाइन कर लें? पेपर ट्यूब मार्केट भी हम ज्वाइन कर लें। ठीक है, पेपर ट्यूब को कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि पेपर ट्यूब्स आर यूजुअली ऑर्डर्ड इन बल्क बाय मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, पेपर ट्यूब की कॉस्ट 1 to 3% आती है ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है पेपर ट्यूब के बारे में। पेपर ट्यूब आर मेड ऑफ डिफरेंट साइज। इसमें जो मशीन की कॉस्ट होती है वो 189 इंक्लूड GST। एंड इसके लिए सिर्फ एक ही ऑपरेटर लगेगा टू रन दिस मशीन। और उसको अगर हम 2 दिन की ट्रेनिंग दे देंगे, तो ये सफिशिएंट रहेगा कि वो उस मशीन को चला पाएगा। ठीक है, ये उस मशीन को चला पाएगा। ठीक है, फिर आता है कि स्पेशल पेपर की ज़रूरत होती है पेपर ट्यूब को बनाने में। और जो ये पेपर है ना, ये शॉर्ट सप्लाई। तो ये शॉर्ट सप्लाई, कुछ आपको वर्ड याद आ रहा है? शॉर्ट सप्लाई। ठीक है, शॉर्ट सप्लाई हमने बार्गेनिंग पावर में देखा था ऑफ सप्लायर की। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि यहाँ पे 5 मेजर मैन्युफैक्चरर हैं पेपर ट्यूब के, जो बनाते हैं। उनका टोटल मार्केट शेयर कितना है? 75%। जो मार्केट, उसमें से जो लीडर है वो 24% लेता है, बाकी 4 कितने लेता है? 12.75%। ठीक है, अभी इस जो ये मार्केट है पेपर ट्यूब का, इसकी जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 3% है। वो सिर्फ कितनी है? 3% है ड्यूरिंग रिसेंट ईयर। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। फिर एक करंट रिपोर्ट आती है, ये कहते हैं कि MNC भी इस मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर एक HEG स्मॉल मैन्युफैक्चरर है। ये प्लास्टिक ट्यूब, however increasing range of plastic tube which are capable of housing small products such as tolls and paper based product. Currently these tube are on an average 15% more costly than equivalent size paper tube. बेसिकली एक छोटा सा सब्सिट्यूट की बात कर रहा है ये, कि जो ये किस में काम करते हैं? हमने ऊपर देखा था ये किस में काम करते हैं? ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस में काम करते हैं। ठीक है, इनका एक छोटा सा क्या है? सब्सिट्यूट बन सकता है। सब्सिट्यूट तैयार कर रहा है HEG। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी डर है। ठीक है, ये रेंज ऑफ प्लास्टिक ट्यूब्स बना रहा है। ठीक है, जो कि पेपर बेस्ड प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट बन सकता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि WDG को पेपर ट्यूब का मार्केट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो आपके आंसर में क्या क्या पॉइंट्स मेन आएंगे? आप आंसर में 5 फोर्सेस का जिक्र करोगे जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, जब हम इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालाइज कर रहे थे, है ना। 5 फोर्सेस: थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि न्यू एंट्रेंट्स हो सकता है। कैसे हो सकता है न्यू एंट्रेंट्स? क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि जो पेपर ट्यूब में जो मशीन चाहिए वो एक लो कॉस्ट मशीन है।
ठीक है। और इसके लिए सिर्फ एक ही ऑपरेटर की ज़रूरत है, जिसे हम 2 दिन सिखाएंगे, काम सिखाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। मतलब ये काम तो हर कोई कर सकता है। मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी आगे काम कर सकता है। यहाँ पे जो बैरियर्स हैं वो है ही नहीं कुछ एंटर करने के इस मार्केट को। तो यहाँ पे कोई भी मार्केट में आ सकता है, मतलब हाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे, यहाँ पे इस जो ये मार्केट है इसमें ग्रोथ रेट ही बहुत कम है, सिर्फ 3% है। सिर्फ 3% ग्रोथ रेट है, हमने यहाँ पढ़ा था, सिर्फ 3% ग्रोथ रेट है। तो यहाँ पे दिखता है कि कस्टमर अपनी चला सकता है, क्योंकि ये जब ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं है इस मार्केट की तो उसमें कस्टमर अपने आप को पावरफुल समझ सकता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि क्योंकि पेपर ट्यूब जिस चीज़ से बनता है उसके लिए एक स्पेशल पेपर की ज़रूरत है, और वो स्पेशल पेपर अभी शॉर्ट सप्लाई में है। तो शॉर्ट सप्लाई मतलब सप्लायर भाव खाएगा, तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर जो सप्लायर की भी है वो भी हाई है। तो यहाँ पे जब ये इसकी हाई है तो प्रॉफिट कम हो गया। ऐसी हमने ऊपर बायर्स की देखी थी, क्योंकि ये ग्रोथ इस मार्केट में कम है तो प्रॉफिट यहाँ पे भी कम हो जाएगा, ठीक है। 2 जगह मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, और यहाँ पे न्यू एंट्रेंट आ सकता है तो प्रॉफिट तब भी कम हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। 3 जगह तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। चौथा पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा थ्रेट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन रहा है, HEG जो बना रहा है। यहाँ पे हमने देखा था HEG जो बना रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा थ्रेट है कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। फिर उसके बाद है कि एक मेजर थ्रेट है जो कि MNC के द्वारा है। MNC है तो MNC बड़ी नई मशीनें लाएगी तो उसका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कर पाएगी। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगा तो कॉस्ट कम आएगी और अपना प्राइस वो कॉम्पिटिटिव रखेगी। उसके कारण हमें क्या करना होगा, हमें प्राइस अपना बढ़ाना होगा। अगर अपने प्रॉफिट चाहिए तो हमारा कोई ख़रीदेगा नहीं, वो उसका सस्ता होगा तो उससे ख़रीद लेंगे, हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो मेजर थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स, ये भी एक पॉइंट है। MNC वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे न्यू एंट्रेंट्स थ्रेट है यहाँ पे किससे, MNC से। तो ये भी इससे क्या होगा, क्योंकि कॉस्ट कम आएगी, हमारी कॉस्ट इतनी कम आएगी नहीं, तो बस हम क्या हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक क्या दिख रहा है कि WDG को ये मार्केट ज्वाइन करनी चाहिए, नो ये इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा इसमें भी प्रॉफिट कम आ रहा है, इसमें भी और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी, तो मतलब प्रॉफिट हमारा कम हो सकता है ये भी। और MNC आएगी तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कॉस्ट कम आएगी तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि हम तो ऐसा करेंगे नहीं, उसके तो बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, हमारे पास ऐसी मशीनें आएंगी है नहीं, तो प्रॉफिट यहाँ पे भी कम हो सकता है। तो हम कहेंगे कि हमारे हिसाब से इसे ये ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमारे हिसाब से इसे ये इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। ओके, तो ये हो गया ये हो गया हमारा एक केस। दूसरे केस पे चलते हैं, वायरलेस। इसमें ये दो मोबाइल फ़ोन बनाता है। एक मोबाइल फ़ोन है A, एक है Z। ए में क्या है कि बेसिक फीचर्स देता है, ये उनके लिए जो प्राइस कॉन्शियस हैं। Z है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स, और ये यूनिक फीचर्स देता है Z में, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ कौन सी स्ट्रेटजी मोबाइल A के लिए और मोबाइल Z के लिए फॉलो की जाती है। तो A के लिए तो हमने देखा लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, और Z के लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। हम इन्हें ये थोड़ा एक्सप्लेन करके आंसर करके बता सकते हैं। फिर सेकंड में पूछा है कि क्या रिस्क है इन स्ट्रेटजीज़ में, जो मैंने आपको PDFs में लिखवाया है कि डिफरेंशिएशन में ये है कि प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए ज़्यादा सही रहेगी, और अगर इन्होंने अपनी
चीज़ों को अपग्रेड नहीं किया तो दूसरे लोग कॉपी कर लेंगे और इनकी चीज़ों को इनका उसका पता लगा लेंगे। तो इन्हें अपने इस राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर इसे अपग्रेड करते रहना चाहिए। और लो कॉस्ट के लिए है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि जैसे जिस तरीके से कॉस्ट कम की गई है उस तरीके को अगर कॉम्पिटिटर ने पता लगा लिया तो बस ये रिस्क है इसमें, ठीक है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और ये चीज़ स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटर्स भी फॉलो कर सकते हैं, तो ये इसमें रिस्क ये है। फिर एडवाइस वायरलेस टू सस्टेन इट्स करंट स्ट्रेटजी फॉर मोबाइल ए के लिए क्या थी, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। लो कॉस्ट स्ट्रेटजी के लिए सस्टेन करने के लिए इसे क्या क्या करना चाहिए, तो हमने देखा था कि आप रिसोर्सेज या फिर सब्स्टिट्यूट्स देख सकते हैं और आप प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। आप बल्क जब परचेज़ कर रहे हो तो बल्क परचेज में करो जिससे डिस्काउंट ज़्यादा मिले, या फिर आप वहाँ पे प्रोडक्शन करो जहाँ पे आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिले, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप लर्निंग कर्व का बेनिफिट ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी कि मोबाइल ए के लिए करंट स्ट्रेटजी, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, इसको सस्टेन करने के लिए ये सारे काम करने चाहिए। और आपको SCMP में ना पूरी केस स्टडी पढ़ने से पहले आप देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, बस उस पर फोकस करो, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया। लास्ट क्वेश्चन बचा है कि एक एक्स है जो कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, टॉय बनाती है, टॉय बनाती है, इसका मिशन, ठीक है, मिशन जो भी है इसका, यह मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि एक्स क्या करती है, मटेरियल लेती है डिफरेंट सप्लायर से और जो मटेरियल है वो इसके वेयर हाउस में चले जाते हैं और ये वेयर हाउस में रहते हैं। जब प्रोडक्शन में ज़रूरत होती है तब ये वेयर हाउस से उठ के प्रोडक्शन में चले जाते हैं, अदरवाइज ये वेयर हाउस में ही रहते हैं। जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिनिश टॉयज़ एक्स के रिटेल स्टोर पे जाते हैं बाय इट्स ओन व्हीकल्स, और हर वीक, हर हफ्ते ये जो व्हीकल्स हैं ये सेम टाइम शेड्यूल फॉलो करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द वेट दे आर कैरिंग। मतलब कि रिटेल स्टोर में टॉयज़ चाहिए या नहीं चाहिए उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो डिलीवरी हमेशा करनी है। मतलब फालतू में चक्कर लगाने हैं कि चाहे वो टॉयज़ वहाँ पे रिक्वायर हो या ना हो, ठीक है। फिनिश टॉयज़ कैसे बिकते हैं, एक्स की वेबसाइट के थ्रू द एक्स वेबसाइट आर डिस्पैच टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अभी TYZ एक न्यू टॉय मैन्युफैक्चरर कर रहा है जो कि मिनी कार्टून बेस्ड है और फेमस इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म के करेक्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक्स हैज़ नॉट बीन गिवन एनी टारगेट प्राइस, उसने प्राइस टारगेट कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब क्योंकि वो एनिमेटेड फिल्म के करेक्टर को ले रहा है तो उसे रॉयल्टी देनी होगी 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फिल्म डायरेक्टर टू द फिल्म डायरेक्टर। और एक्स इसको चाहते हैं कि TYZ टॉय को ये रिटेल आउटलेट्स के थ्रू सेल करें, ठीक है। तो इसने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक को एक बार यूज़ करके देखता हूँ। तो मैनेजर ने क्या किया कि सेलिंग प्राइस एक देखा 1750 होना चाहिए, इस पर मार्जिन बिठाएंगे 26%। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होनी चाहिए, रेफर एनेक्जर ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है। टारगेट कॉस्टिंग के हिसाब से क्या होनी चाहिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ बताओ वैल्यू चेन के थ्रू विच एक्स कैन मिनिमाइज गैप। सबसे पहले हमें गैप निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें, ठीक है। अगर आप टारगेट कॉस्टिंग के हिसाब से जाओ तो इन्होंने हमें प्राइस जो बताया 1750, उनका इस पे मार्जिन कितना है 26% और 10% ये रॉयल्टी देंगे। तो बची कितनी 10% ऑन 1750 नॉट आफ्टर डिडक्टिंग 26%, ठीक है। तो फिर अब कितना आएगा आंसर, ये आएगा 1120। और ये कॉस्ट कितनी आती है, ये आप 150 पूरी लोगे, ये 122.5 पूरी लोगे। अदर मटेरियल में कहता है कि हर टॉय को बनाने के लिए 0.7 मटेरियल लगता है और ये कितने रुपए का आता है 280, मतलब सॉरी हर टॉय को बनाने के लिए 0.7 kg लगता है और 1 kg का प्राइस क्या है 280। तो 280 को आप 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे। एंड अराउंड 5% ऑफ ऑल परचेज मटेरियल आर फाउंड टू बी डाउनग्रेडेड, मतलब उसमें से 100 में से 5% तो डाउनग्रेडेड है, तो हमें 5% और मंगवानी होती होगी। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे आप, 280 मल्टीप्लाई 0.7 डिवाइडेड बाय 95%। क्यों,
क्योंकि ये 95% वैल्यू हमें 100% पे लेके जानी है। तो इसका आंसर आएगा 206.32, 206.32। तो ये लोगे आप, लेबर ये ले लोगे पूरी, और TYZ ये ओवरहेड कॉस्ट ले लोगे, ये भी ले लोगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये सारी की सारी कॉस्ट ले लोगे। मेन इसमें ये अदर मटेरियल का ही काम था, मेन इसमें अदर मटेरियल का ही काम था, और तो बाकी हमें सब दिया हुआ ही था। तो इसका जो टोटल बैठ रहा है वो बैठ रहा है 1198.22। तो इनमें गैप कितना है, गैप वो है 78.22। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, पहले तो आपको ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि किन 3 प्राइमरी एक्टिविटीज़ और वैल्यू चेन में हमें ये काम करना चाहिए जिससे गैप कम हो जाए। तो सबसे पहला था, हमने देखा था सबसे पहले हमने देखा था कि इनके पास मटेरियल ऐसे ही रखा रहता है, चाहे ये अभी यूज़ ना कर रहे हो, बाद में यूज़ कर रहे हो, तो इनके पास रखा है। उससे क्या हो रहा है, इन्हें स्टोरेज का खर्चा करना पड़ा है, वेयर हाउसिंग का खर्चा करना पड़ रहा है, जगह घिर रही है, ये नहीं कि जो काम का मटेरियल था मान लो वो नहीं आ पाया इसके कारण। तो हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे JIT कॉन्सेप्ट होता है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम हमें टेक्निक लगानी चाहिए। उसमें क्या होता है कि हम अपने सप्लाई के साथ अच्छी कांटेक्ट रखें, उसके साथ अच्छा कांटेक्ट रखें। उसके कारण क्या होता है कि हमें जब सप्लायर, हमें जब माल की ज़रूरत होती है वो उसी टाइम हमें हमारा मटेरियल बेस्ट क्वालिटी में एंड एट द टाइम हमें वो सामान पहुंचा दे। और वो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट आपको दूंगा, मैं क्वालिटी प्रोडक्ट आपको दूंगा, ठीक है। तो JIT लगा सकते हैं। और ये किस में आता है, ये आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक में, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हुई, मटेरियल की। और हमने देखा था कि मटेरियल का सारा कॉन्सेप्ट इनबाउंड लॉजिस्टिक में था, ठीक है, पहली बात ये। अब आते हैं दूसरे में। दूसरी प्रॉब्लम हमने देखी कि जो ये रिटेल स्टोर पे सामान पहुंचाना होता है, ट्वाइस जो जाते हैं रिटेल स्टोर पे, ये हर हफ्ते एक ही शेड्यूल फॉलो करते हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनमें, है ना, मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इस चीज़ को हटाना चाहिए। मतलब अगर वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं भी है तब भी वहाँ पे सामान पहुँचाया जा रहा है, खामा खाई पेट्रोल फूक रहे हो, वहाँ पे आप अपना टाइम लगा रहे हो, इससे अच्छा आप दूसरी जगह पे अपना टाइम लगाओ। तो ये किस में कवर हो रहा है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद तो सीधा एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग आ रहा है, उससे पहले आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक में सारा फिनिश प्रोडक्ट का काम हो रहा है। तो यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट को इधर से उधर किया जा रहा है ना, इसलिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक में कवर हो गया। यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना फिनिश टॉयज, मतलब फिनिश प्रोडक्ट को आप डिलीवर कर रहे हो अपने रिटेल स्टोर में, तो ये किस में कवर हो गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अगर आपने मेरी क्लास को ढंग से समझा है तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं, तो इसको आप ठीक कर लो, आपका पैसे भी बच जाएंगे, इससे वेयर हाउसिंग, इससे आपकी लॉजिस्टिक, इससे आपकी प्लानिंग इम्प्रूव होगी, और इससे आप इन्वेंटरी मैनेज कर पाओगे। क्या कर पाओगे, इन्वेंटरी मैनेज कर पाओगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ कहाँ पे है कि ये जो TYZ है, ये TYZ को कहते हैं कि हम तो इसको सिर्फ रिटेल आउटलेट के थ्रू बेचेंगे। क्यों भाई, रिटेल आउटलेट के थ्रू तुम कितने कस्टमर्स तक पहुंच पाओगे, इसको तो तुम वेबसाइट के थ्रू बेच रहे थे, यहाँ पे लिखा था ना, इसको तो तुम वेबसाइट के थ्रू बेच रहे थे यहाँ पे, है ना, और इसको तुम रिटेल आउटलेट के थ्रू, जबकि ये तो एक इंटरनेशनल फिल्म करेक्टर के बेस के ऊपर है, तो इसको तो आपको वेबसाइट के थ्रू बेचना चाहिए, इससे आप ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाओगे, है ना। तो इनकी एक यहाँ पे गलती है, इनको वेबसाइट के थ्रू इसको बेचना चाहिए, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो रॉन्ग है, इसलिए कॉस्ट में गैप आ रहा है, इसलिए इसको इतना कमा नहीं पा रहे, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो चूज़ है वो गलत है। तो इन्हें वेबसाइट के थ्रू इस चीज़ को मार्केट में निकालना चाहिए, इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे किस में कवर हो गया, ये मार्केटिंग एंड सेल्स में कवर हो गया। तो हमने 3 वैल्यू चेन देख ली यहाँ पे, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक एंड मार्केटिंग एंड सेल।
अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। और प्रैक्टिकल पार्ट में तो बस अदर मटेरियल में ही था जो था पॉइंट। और वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे चेन को समझना, कहाँ पे कॉस्ट कम हो सकती है वहाँ पे कॉस्ट कम करना। और ये कोऑपरेशन से आता है, अंडरस्टैंडिंग से आता है, थोपा नहीं जाता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोऑपरेशन किस किस के बीच, सप्लायर के बीच, वर्कमैन के बीच और हमारे प्रोड्यूसर्स के बीच, और ये हमारे जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके बीच। तो इन सब से आता है। अकेले आप करने जाओगे कुछ नहीं होगा। तो हमने तीनों, ये पहला केस सिनेरियो था, फिर एक पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन था, हमने ये डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। कुछ भी पूछना हो कमेंट कीजिए। आई ट्राइड माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मन की मुस्कान मोटिवेशन बाय MB।